हम्म यार, मेरा भी बिजनेस स्टार्टअप करने का मन करता है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि किसी भी प्रोडक्ट में यूनिकनेस कैसे डालूं। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ जी, सो गाइस, की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एनी प्रोडक्ट यूनिक। मतलब कि किसी भी एक प्रोडक्ट को यूनिकनेस में कैसे लाया जाए ताकि वो एक मतलब आइडियोलॉजी की फॉर्म में, बिजनेस स्टार्टअप की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अब यहां पे गाइस एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यूनिकनेस लाए कैसे। लेकिन उससे भी पहले क्वेश्चन ये आता है कि यूनिकनेस होती क्या है। हम बेसिकली क्या सोचते हैं, अगर आपका या मेरा कभी किसका मन कर रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, ठीक है, लेकिन बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडिया सब कुछ हमारे दिमाग में है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि वो आइडिया यूनिक है, डिफरेंट है कि नहीं। हमें लगता है कि वो आइडिया यूनिक है। जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि वैसा तो प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में है, तो अब क्या किया जाए। अब तो आप गाइस स्टक हो गए कि जब आपके दिमाग में एक आइडिया आया तो पहले से ही मार्केट में है। जब वो पहले से ही मार्केट में है और आप उसे लॉन्च कर दोगे तब तो कंपटीशन हो जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो पहले से ही मार्केट में है उसकी सेल्स ज्यादा बढ़ेगी, आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी आपने अपनी कंपनी का स्टार्टअप का मोटिव रखा है वो तो पहले से ही मार्केट में है, तो कंपटीशन आ गया एंड आपका क्या होगा, ठप्पा गोल साइड एंड नो सेल्स। जब सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो जो आपके साथ बेसिकली मिलके जिन्होंने स्टार्टअप किया तो उनको सैलरी कहां से मिलेगी। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो बिजनेस कैसे चलेगा। एग्जैक्टली। सो अब यहां से ये चीज समझ जाते हैं कि मतलब प्रोडक्ट की यूनिकनेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी कंपनी, पूरी के पूरे स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, सो एक्सेट्रा थिंग्स है। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन वेब, इट्स अ वेब ऑफ एन आइडिया। एक आइडिया जो बदल दिया आपकी दुनिया। आइडिया कंपनी का ये डायलॉग था ना बहुत पहले, अब तो वीआई बन चुका है, एक आइडिया जो बदल दिया आपकी दुनिया। ये बिल्कुल वैसा वाला काम। अब सोच के देखो कि किसी भी प्रोडक्ट में हम यूनिकनेस समझे कैसे। तो इनफिडी तू ये बता कि किसी भी प्रोडक्ट में यूनिकनेस समझी कैसे। अब देखो भाई, किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को, व्हाटएवर इट, आप अगर उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको समझ आएगा किसी भी प्रोडक्ट में एक ना एक कमी जरूर, कोई भी कमी हो सकती है, वो व्हाटएवर इट इज, इट डजंट डिपेंड कि एक कमी फिक्स होगी, वो कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सो बेसिकली क्या है, जब आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है और आपको अपने प्रोडक्ट को, मतलब आपके पास प्रोडक्ट पहले से ही है, सपोज आपके पास स्टार्टअप भी है, कंपनी भी है, पर आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक नहीं है, वो बेसिकली उसके साथ कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो कैसे आप कॉम्पिटिशन को कम करें, ये आपके दिमाग में सवाल आता होगा। सपोज अगर किसी का स्टार्टअप नहीं है, बिजनेस नहीं है या है एंड उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अपने ही सेम प्रोडक्ट से, तो वो कैसे कंपटीशन कम करके रेस में आगे निकले, क्योंकि बिजनेस इज अ रेस, सो लाइफ इज अ रेस एंड इसमें जो जितना आगे बढ़ेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट, जो जितना पीछे रह जाएगा उसको प्रॉफिट उतना ही कम, मतलब थोड़ा बहुत लॉस होगा। एंड अगर जो रेस में ही नहीं है तो उससे ना प्रॉफिट ना लॉस, वो न्यूट्रल। सो बेसिकली इट्स अ गेम, ठीक है, इट्स अ लाइफ गेम। अब यहां पे ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्विंग। मतलब जैसे सपोज ये एक क्लॉक है, मेरे पास एक नॉर्मल सी घड़ी है, ठीक है। अब अगर इस घड़ी को मुझे यूनिक बनाना हो तो कैसे बनाए, जरा सोच के देखो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, साइलेंट है, तो आप जरा खुद सोचो इस घड़ी में मैं ऐसी क्या यूनिकनेस डाल सकता हूं जो अभी तक मार्केट में नहीं है। एग्जांपल दूं, जैसे मैं क्या कर सकता हूं, एडवांसमेंट में इसका जो बैंड है, ये देख लो, इसका ये जो बैंड है, इसकी शेप को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, मतलब इसकी शेप को थोड़ा सा कूल दिखा सकता हूं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ता है कि मार्केट में नीड किस चीज की है। जब तक आपके प्रोडक्ट की मार्केट में नीड ही नहीं होगी, देन इट विल बी नॉट काउंटेड एज अ यूनिक प्रोडक्ट।
एक यूनिक प्रोडक्ट में ना सबसे बड़ी चीज होती है अट्रैक्शन, कि वो अपने जो कंज्यूमर्स है उसको कितना अट्रैक्ट कर रहा है, कितना खींच रहा है प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का जो स्टाइल है या उसका जो देखने का अट्रैक्शन है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, मतलब देखने में थोड़ा कूल लग रहा है कि नहीं। जैसे सपोज ये घड़ी है, अब ये घड़ी सस्ती घड़ी है, ठीक है, मैंने ली है जस्ट फॉर एज ये कॉपी है, बेसिकली ये फास्टर की कॉपी है, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। तो अब मैंने इसमें क्या यूनिकनेस देखी, मुझे यूनिकनेस लगा इसका ये कवर, ये बेसिकली जो ये देखने में लेदर का कवर है, मुझे यूनिक लगा कि यार ये देखने में बहुत कूल लग रहा है। इसी तरह से हमें मार्केट में नीड को समझना पड़ता है कि आखिर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको चाहिए क्या, उन्हें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या एडवांसमेंट चाहिए, ताकि हम उनका ट्रस्ट ले सकें। जब तक आप अपने जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका ट्रस्ट नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सेल्स नहीं बढ़ेगी। बेसिकली आपके कंज्यूमर्स हैं लोग, पीपल, दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट नॉर्मली, so you need to understand that you have to create a kind of a need, not artificial need, it's a natural need. You should create a natural need which could be simply understand by the consumers, and they could absorb that uniqueness of your product, and then they will think, okay, it's product, this product it might think very means it's feeling like a normal thing, so we can buy it. अब जरा सोच के देखो, टूथपेस्ट तो सभी यूज करते हैं, टूथपेस्ट में क्या यूनिकनेस डाल रहे हैं कि उसके सेल्स बढ़ रहे हैं। इस तरह से होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप कभी बिजनेस सेल्स इन सब चीजों पे पढ़ेंगे ना, मतलब जो भी करते हैं या आइडिया यूनिकनेस में ढूंढेंगे, तो आपको चीजें समझ आएगी कि आपको सिर्फ आइडिया यूनिकनेस नहीं करना है, उसके साथ उसकी सही ढंग से मार्केटिंग करनी है। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, साथ में उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस ढंग से प्रेजेंट करनी है दैट इट कुड फाइंड समथिंग यूनिकनेस इन दैट। अगर उस प्रोडक्ट में वो यूनिकनेस, वो फीचर नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, आपका सेल्स का जो ग्राफ है वो ऐसे ना होके धीरे धीरे करके बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे जो बोट के हेडफोन्स जो पहले सेल्स पे इतने, मतलब बोट के हेडफोन्स हमें सबको पता है, तो बेसिकली बोट वालों ने क्या किया, हेडफोन्स तो पहले से ही है, उन्होंने हेडफोन्स का यूनिकनेस इस ढंग से मार्केटिंग करी है कि बोट के हेडफोन्स इज द बेस्ट, एंड ये हमें पता है। अब इसी तरह से अगर हम बात करी जाए खाने के आइटम की, जैसे हल्दीराम कितने सालों से काम करता है, आज तक भी उसका नाम है हल्दीराम्स करके। क्यों? क्या उन्होंने ऐसा यूनिकनेस उसमें अपने प्रोडक्ट में डाल रखी कि 50-60 साल, पता नहीं कितने साल बीत चुके हैं, मतलब 1970-80 से तब से लेके आज तक हल्दीराम है, सेम एमडीएच के मसाले। इतने साल बीतने के बाद भी उनकी वो यूनिकनेस कैसे मेंटेन है? ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट आज भी बिक रहा है? कभी इस ढंग से सोचा है? सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में ज्यादा एडवांसमेंट करी ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा थोड़ी है, उन्होंने तो अलग अलग नमकीन सा निकाले। एग्जैक्टली उन्होंने वैरायटी निकाली है, लेकिन उनका जो मोटो है, मोटो बेसिकली क्या है, उनका जो थॉट था उसके पीछे वो स्टार्टिंग से सेम ही है। एमडीएच का क्या थॉट है, असली मसाले सच सच, एमडीएच समझे? तो बेसिकली उन्होंने मार्केटाइज करा है, उस ढंग से मार्केटाइज करा है कि उसकी सेल्स बढ़ रही है। अब जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, कितने सारे टूथपेस्ट की कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी कोलगेट को ही हम ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, या पतंजलि दंत कांति, कुछ स्पेसिफिक टूथपेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? टूथपेस्ट की कंपनियां तो बहुत सारी हैं, हमें भी नहीं पता होगी, लोकल में तो बहुत सारी होंगी, हम क्यों ऐसा करते हैं? जरा सोचो, देखो साबुन की बात है, सोप में कितनी वैरायटी है, लेकिन फिर भी हम कुछ गिने चुने साबुन ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा उस प्रोडक्ट के साथ ट्रस्ट बन जाता है। जब आपका किसी प्रोडक्ट के साथ एक ट्रस्ट बन जाता है तो बेसिकली होता क्या है, तो उससे आपको फिर मन करता है कि इसी प्रोडक्ट को मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूं, मतलब नया ट्राई। क्योंकि क्या होता है गाइस, नया ट्राई करने वाली जो ऑडियंस है वो थोड़ी कम है। यूजुअली हम प्रोडक्ट के साथ, जिस प्रोडक्ट के साथ हम सिमिलर हो जाते हैं, अटैच होते हैं, हम उसी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब जैसे सोशल मीडिया का एग्जांपल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, व्हाट्सएप भी है, बट सोशल मीडिया के लिए
व्हाट्सएप चैट के लिए। ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक हर कोई पूरे दिन में एक ना एक बार, हाँ गूगल, ये 5 प्लेटफॉर्म पूरे दिन में एक ना एक बार यूज करेगा ही करेगा, गारंटी है। क्यों इन्हें इतना इंटरेस्ट है अपने प्रोडक्ट पे? क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट को कुछ इस ढंग से बनाया हुआ है। अब जैसे आप ये वीडियो, आप ये YouTube पे या पॉडकास्ट के रूप में सुन रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो बेसिकली क्या है, ये भी तो एक प्लेटफॉर्म हुआ ना, इन्होंने मार्केटाइज करा हुआ। जैसे अगर आप मेरा पॉडकास्ट ऑडियो पॉडकास्ट के फॉर्म में सुन रहे हैं, तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, सो बेसिकली उस प्लेटफॉर्म ने इस ढंग से मार्केटाइज किया ना, क्योंकि आप उनके साथ अटैच है। सेम एज सिंपल एज दैट। ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट में किस ढंग से यूनिकनेस ला रहे हो। बट सबसे बड़ी चीज, आप जो भी अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस ला रहे हो, वो यूनिकनेस थोड़ी सी लॉजिक भी हो, मतलब इलॉजिकल लगे, बट इतना भी इलॉजिकल ना लगे कि वो समझ में ही ना आए। अब जैसे सपोज गूगल का नाम सबको पता है, GOOGLE, लेकिन अगर हकीकत में बताएं, जब इसका इन्वेंशन हुआ था तो तब इसका नाम क्या था? गूगल। इतना बड़ा नाम, इसको छोटा क्यों किया गया? क्योंकि गूगल जो है बहुत बड़ा लगता है देखने में। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे नीचे वेबसाइट पे, तो नीचे आपको दिखेगा वेब ब्राउजर में नीचे आज भी गूगल ही है, मतलब गूगल है, उसकी बेस में ओ बहुत सारे कर दिए। सो गूगल को गूगल कर दिया। गूगल बेसिकली क्या है, अगर मैं बताऊं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए तो एक नंबर है, बहुत बड़े लेवल पे जब कोई नंबर होता है ना, तो उसको इस कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इन्होंने इतनी सारी वेबसाइट उस समय, जिस भी समय लॉन्च हुआ था 2005 के करीब, जब ये पब्लिकली, वैसे तो गूगल तो 1990 से है, लेकिन प्रॉपरली धीरे धीरे करके ग्रो किया है। तो टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट है, इन्होंने नाम कुछ स्पेसिफिक किया गूगल, एंड देन उसके बाद से आज तक ये गूगल ही है और आगे भी रहेगा, एज सिंपल एज दैट। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट में ऐसी यूनिकनेस डाली है कि कितनी भी वेबसाइट जैसे याहू है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, कोई भी वेबसाइट हो, हम फिर भी गूगल करेंगे ही करेंगे। इट्स नॉट एन रिस्ट्रिक्शन। अब इसे आप रिस्ट्रिक्शन समझ लो, मजबूरी समझ लो, या कुछ भी समझ लो, बट ये एक इस ढंग से बनाया उन्होंने गूगल को कि हमारी जरूरतें सारी गूगल से पूरी हो ही जाती हैं। सो हमें टाइम ही नहीं मिलता और किसी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे हम आम लोग हैं, तो हम आम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को समझें, ये समझें, वो समझें, ऐसा करना। हमें क्या है कि हमें एक छोटा सा प्रोडक्ट चाहिए जो एक चीप प्राइस में हमें अवेलेबल हो रहा है। अगर वो चीप है या फ्री में अवेलेबल है, तो हम उसे यूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेकिन अगर उसका प्राइस ज्यादा है, तो उसकी जो कंज्यूमर्स होंगे वो कम हो, बहुत कम क्वांटिटी। वो बात अलग है, अगर कुछ रिच लोग इंटरेस्टेड है, then we can't do anything, तब तो वो बाय करेंगे। बट बेसिकली क्या होता है, अगर आपका प्राइस हाई है तो उसके सेल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने खतरनाक लेवल की मार्केटिंग करी तो बात करें, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, नाम ही काफी है, तो कुछ भी हो, बट उनकी मार्केटाइज इस ढंग से है कि सेल हो ही जाता है। जबकि उनका प्रोडक्ट सबसे कॉस्टली है फोन की दुनिया में, फोन्स की दुनिया में सबसे कॉस्टली फोन आईफोन है। सैमसंग के हैं, सैमसंग के नो डाउट अब आ रहे हैं कॉस्टली, इवन Xiaomi, MI, ये सब कॉस्टली फोन अपने अपने निकाल। क्योंकि बेसिकली क्या है, इनकी सबसे बड़ी ऑडियंस कहां से है? इंडिया से। इंडिया की पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में नंबर 1 आ चुकी है। जी हाँ गाइस, हम चाइना की पॉपुलेशन को बीट कर चुके हैं, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन 1.45 बिलियन है, तो हम चाइना से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। अब ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलेशन में हमारी कंट्री है, इसका नाम इंडिया। खुश होने वाली बात भी है एंड टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की नीड पूरी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, वी नो इंडिया में हम सब EMI के चक्कर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। EMI बेसिकली होती है हाउस लोन का EMI, कार लोन का EMI, फोन लोन का EMI एंड स्टडी लोन का EMI। तो ये EMI के झंझट में सब में बहुत ज्यादा लोग फंसे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया की 80 to 85% पॉपुलेशन EMI के चक्कर में, किस्त भरनी होती है, बजट देना होता है। उन्होंने बेसिकली क्या होता है, घर लिया होता है लोन पे, मतलब जो घर बनवाया हुआ है वो लोन पे बनवाया हुआ है, या फिर जो मोबाइल लिया वो लोन पे लिया, या फिर कोई भी अप्लायंस लिया वो लोन पे लिया, कार
जो लेते हैं वो भी लोन पे लेते हैं। बहुत कम पॉपुलेशन है जो विदाउट लोन फ्री है, जो जिन्होंने लोन ना लेके नॉर्मली अपने आप अर्न करके अपना क्या बोलते हैं सेटअप किया होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रही है। अब क्योंकि इंडिया में कभी इतनी ज्यादा रिचनेस आई नहीं, इतनी ज्यादा अमीरी आई नहीं जितनी फॉरेन कंट्रीज में है। फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली अर्निंग थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे बैलेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन कंट्रीज में लोग नहीं लेते हैं, वहां भी है कंडीशन, लेकिन इंडिया में थोड़ा ज्यादा है इस चीज का। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम मिडिल क्लास की कैटेगरी में काउंट करें तो मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन इसी की है जो लोन की चीजों में फंसे हैं। हाउस लोन, होम लोन, अप्लायंसेस लोन, कार लोन, फोन लोन, स्टडी लोन, इन सब के बीच में फंसे हैं सबसे ज्यादा बड़ी ऑडियंस, जबकि सबसे बड़ी ऑडियंस एंड कंज्यूमर इंडिया से ही है। सो आप ये चीज समझो, अगर आप किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को समझें तो आपके लिए इंडिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब आप बोलोगे क्यों? देखो एक बताता हूं मैं बात क्यों। टायर 1, टायर 2, टायर 3, मैंने बहुत पॉडकास्ट में, अपने पुराने पॉडकास्ट में बताया, अगर आपको पता हो तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 बेसिकली क्या है। टायर 1 है जो पॉपुलेशन है जिसकी इनकम, मंथली इनकम 25,000 से कम है, मतलब 10,000, 5,000 से 10,000 है, वो आती है टायर 1। सॉरी टायर 1 बेसिकली होता है रिच पीपल्स का। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया। टायर 1 बेसिकली होता है बहुत ज्यादा रिच, जो खरबपति होते हैं ना, उनका। टायर 1 से एक और ऊपर है सुपर टायर, जो बिलियनर्स है, सुपर टायर उनके लिए है। फिर टायर 1 है जो बहुत ज्यादा अमीर है। टायर 2 सिटीज हैं जो टायर 1 में बेसिकली वो सिटीज आती है, सिटीज भी बताता हूं कौन सी आती है। सुपर टायर में तो आगे जो बहुत बड़े राज्य होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिनका जो जीडीपी है बहुत ज्यादा है, ठीक है। टायर 1 की जो पॉपुलेशन है वो है मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो हाई सिटीज होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज, जहां पे हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, आईआईटी हो गई, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, एक्सेट्रा। टायर 2 होता है जहां पे हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जो बेसिकली आती है रूरल अर्बन एरिया। इसके बाद आता है टायर 3, जो सबसे ज्यादा लोअर पॉपुलेशन, जो बहुत ही ज्यादा मतलब पूरी कंडीशन से फेस कर रही है। वो रहते हैं छोटे बटे पूर्व गांव में, गांव के आसपास या थोड़ा बहुत शहर। अब सैलरी की बात करी जाए सब टायर की, तो सुपर टायर जो है उनकी सैलरी अगर एस्टिमेट करी जाए मंथली सैलरी, तो सुपर टायर वालों की मंथली सैलरी 10 करोड़, 5 से 10 करोड़, मतलब करोड़ों में जाती है, ठीक है। जो आते हैं टायर 1 में, उनकी मंथली सैलरी आप काउंट कर सकते हो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ ही जाएगी, या फिर हाँ मतलब 20 लाख से ऊपर उनकी सैलरी रहेगी जो टायर 1 है। टायर 2 वालों की जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है, उनकी सैलरी आप लगा लो 25,000 मंथली, 25,000 से 30,000 टायर 2 वालों को। लेकिन जो टायर 3 पे हैं उनकी सैलरी आप लगा लो 10,000, 5,000, 10,000 मंथली सैलरी। इससे नीचे के जो हैं वो बेसिकली काउंट नहीं होते, क्योंकि दे आर आई थिंक दे विल बी काउंटेड एज अ इलिटरेट, मतलब अगर वो इससे भी इतना भी नहीं अर्न करें तो दे विल बी काउंटेड एज अ इलिटरेट, कि वो या तो उनकी एजुकेशन ही पूरी हुई या उनका कोई ना कोई ऐसा इश्यू है जिसके कारण वो नहीं कर। अदरवाइज टायर 1, 2, 3 या सुपर टायर के बीच में कोई ना कोई कैटेगरी में आप में से कोई ना कोई होगा ही होगा, गारंटीड होगा। ऐसा कोई इंसान है जो चारों टायर के बीच में ना हो। अगर नहीं होगा तो बेसिकली फिर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं पे। सो ये एक आइडियोलॉजी है यार। अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी तुमने ये सारे टायर हमें क्यों बताए? ये टायर मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आप अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को समझे, कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट में नीड भी है कि नहीं, मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट की जरूरत है भी कि नहीं। बस आप वही उस प्रोडक्ट को सेल करे जा रहे हो, उसकी मार्केटाइज करे जा रहे हो, उसकी जरूरत तो है नहीं। जब उस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं तो उसकी सेल कहां से होगी? उसकी सेल होगी नहीं। जबरदस्ती करके अगर आप सेल ले भी आए तो ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी। अगर लंबा टिकना है गेम में तो आपको उसकी जरूरत मार्केट में क्रिएट करनी पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की। अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत नहीं है तो उसकी सेल्स ज्यादा टाइम तक ग्रो नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है तो उसकी नीड भी बनेगी,
सेल्स भी होंगे, टाइम टू टाइम वो ग्रो भी करेगा। सो इट्स अ फैक्ट कि आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी तूने ये सब तो बता दी, लेकिन तूने अभी तक ये नहीं बताया कि किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को कैसे समझे। तो किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को समझने के लिए, जैसे मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया था, तो आपको किसी प्रोडक्ट की शेप, साइज, उसका कलर, उसके फीचर्स को आगे पीछे कुछ ना कुछ चेंजेस लाके इसको सेल कर सकते हैं। मतलब उसका साइज, अगर आप एग्जांपल के तौर पर घड़ी का साइज छोटा है, इसको बेसिकली इसलिए ऐसा बनाया गया था कि आप अपने हैंड में आराम से पहन सकते हैं। आजकल तो इतनी एडवांस घड़ियां आई हैं जो इसकी भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाली हैं जो वायरलेस कनेक्ट होती है। सो इस तरह से आप यूनिकनेस समझो कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या एडवांसमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी लानी पड़ेगी। बट अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, उसकी सेल्स नहीं हो रही, तो मार्केटाइज करने की जरूरत है आपको कि आप उस प्रोडक्ट को किस ढंग से मार्केटाइज करोगे, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगता है कि ऑफलाइन मार्केट में जाना, उसे सेल्स करना ज्यादा बेस्ट है कि ऑनलाइन मार्केट में उसे सेल करना ज्यादा बेस्ट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, आज के अभी करंटली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग से, तो ऑनलाइन मार्केट में अगर आप उसे सेल कर सके तो बहुत बड़ी मार्केट है ऑनलाइन की। ऑफलाइन की मार्केट है नो डाउट, बट ऑफलाइन की मार्केट बनने में टाइम लगेगा, लेकिन ऑनलाइन मार्केट आप थोड़े टाइम के अंदर बहुत बड़ी लेवल पे बना सकते हैं। एंड इवन आप यहां से अर्न भी कर सकते हो। अगर आपका अगर प्रोडक्ट में यूनिकनेस है तो आप प्रोडक्ट को सेल करके यहां से अर्निंग जल्दी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस सबसे ज्यादा है। आज के टाइम में जब सोशल मीडिया हर कोई चलाता है, सो आप यहीं से समझो ना कि जब सोशल मीडिया हर कोई चलाता है तो सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि आप किस तरह से उसकी सेल्स। अब इसमें मैं सेपरेट पॉडकास्ट बता दूंगा कि मैंने ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट के ऊपर सेपरेट पॉडकास्ट बना के अच्छा है, तो वो देख सकते हैं कौन सी मार्केट ज्यादा बेस्ट है। लेकिन ये समझना कि ऑनलाइन मार्केट में प्रोडक्ट की सेल को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें सेपरेट पॉडकास्ट में हो, क्योंकि आज के पॉडकास्ट का जो मोटो था वो ये था कि किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को कैसे समझना है, सेल्स कैसे बढ़ती है, मार्केटाइज कैसे किया जाता है, वो एक अलग चैप्टर, वो काफी बड़ा चैप्टर है। क्योंकि ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे एक चीज से आप काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्वेशन करके समझना होगा। अब इसी ढंग से अगर आप किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस पे शेप, साइज, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका ग्रेडियंट कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके फीचर्स में कुछ नया फीचर ला सकते हो कि नहीं, एंड फीचर जो फीचर ला रहे उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए कि लॉजिकल फीचर होना चाहिए कि मतलब लोगों को एडजस्ट हो सके। ऐसा नहीं है कि आपको लगा घड़ी में यूनिकनेस है एंड आपने सोचा, आपके दिमाग में आइडिया आया, फॉर एग्जांपल इसमें लाइट नहीं है तो इसमें लाइट डाल दी तो ये लाइट वॉच होगी। लाइट वॉच भी है मार्केट में। अब अगर आपने सपोज इसमें सोचा कि लाइट वॉच भी मार्केट में, चलो इसमें जीपीएस सिस्टम डाल दो, तो जीपीएस सिस्टम जो ट्रैकिंग में है वो मेरे घड़ी में आ गया। आजकल की जो एडवांस वॉचेज है उसमें जीपीएस सिस्टम भी है। और सोचो, जितना सोचोगे उतना आपको प्रोडक्ट लगेगा, अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है। जी हाँ, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, तभी जाके आपको चीज की, प्रोडक्ट की यूनिकनेस समझ आएगी। एक बार में किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस समझ नहीं आती, टाइम टू टाइम जब थोड़ा करके एडवांस में ट्राई करते रहोगे, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, कभी ये आइडिया, कभी वो आइडिया, एक ना एक आइडिया आपके दिमाग में क्लिक करेगा जो उसकी यूनिकनेस को बाहर निकालेगा। वही आइडिया हो सकता है आपका स्टार्टअप बन जाए, वही आइडिया हो सकता है आपका बिजनेस बन जाए, एंड वही आइडिया हो सकता है आपको मेगा बिजनेस टाइकून बना दे। दैट डिपेंड्स आपके प्रोडक्ट की मार्केट में नीड कितनी है एंड आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस कितनी है। बाकी रही बात ट्रस्ट की, तो सब एक साथ बन जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस एंड उसकी मार्केटिंग सही ढंग से कर रहे हैं एंड उसको थोड़ा लंबे टाइम तक चला रहे हैं, तो मे बी चांस बन सकते हैं, ट्रस्ट बन जाता है। ऑडियंस का ट्रस्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। वो तब मुश्किल है अगर आप उसकी यूनिकनेस को मेंटेन नहीं कर रहे हो और उसमें कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो। अगर उसमें डिफरेंट लाते रहोगे तो उसकी मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से क्यों चलना, अपने हिसाब से चलते, तो अपने हिसाब से चल तब चले अपने हिसाब से जब आपका मार्केट में ट्रस्ट बन चुका, आपका ब्रांड बन चुका। जब आपका ब्रांड बन चुका है तब तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स की, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हो, नया आपका आइडिया है, स्टार्टअप है, बिजनेस है,
तो आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड समझ के ग्रो करना पड़ेगा, थोड़ा सा फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा साल का, इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके कि आप अपने हिसाब कुछ यूनिकनेस उसमें ट्राई कर सकें। क्योंकि बेसिकली किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस में यूनिकनेस लाने के लिए आपको फंड्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए, आपके जेब में पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस को ट्राई नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं आगे दिक्कत आएगी, या आपके दिमाग में आएगा कि चलो अगर मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो मैं लोन ले लेता हूँ, बैंक से बात कर लेता हूँ कि शायद वो मुझे सपोर्ट करते। आजकल एमएसएमई करके जो ये गवर्नमेंट की एक नई स्कीम निकली है, आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है बिजनेस के लिए। उसके लिए बस आपको अपनी सारी डिटेल्स समझानी पड़ेगी प्रॉपर डिटेल्स में। एंड अगर आप एक साल के अंदर से सेल्स निकाल पाए तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाए तो नहीं चुका पाए तो उस पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। जब वो इंटरेस्ट लगेगा तो बाद के टाइम टू टाइम बढ़ जाएगा। सो बेसिकली ये ऐसी डील है कि आपको एक साल के लिए 10 लाख या 20 लाख दे दिए, अब आप उससे सेल्स कितनी कर पाते हो वो आपके ऊपर है कि आप अपने बिजनेस में कितना ग्रो कर पाते हो, कितनी सेल्स। अगर आप कर पाए तो आप सारा लोन उतार भी सकते हो, लेकिन नहीं कर पाए कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे तो मार्केट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटे लेवल पे तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्टअप बिजनेस पे करना चाहते हो काम, तो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड आपको सर्वाइव आना चाहिए करना मार्केट में सही ढंग से। अगर आप सही ढंग से मार्केट में सर्वाइव नहीं करोगे तो कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा एंड आपको एक टाइम पे आके आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा बिजनेस का, स्टार्टअप का। सो एज सिंपल एज दैट। मैं बिल्कुल क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं कोई घुमा फिरा की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्टर जब ग्रो करता है तो उसका प्रॉफिट भी होता है, उसका लॉस भी होता है। तो मैं दोनों चीज को समझ लेना चाहिए। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में काम चलता है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में काम चलता है। अगर आपने मेरा क्रिप्टो करेंसी का पॉडकास्ट नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल करेंसी फ्यूचर की कैसे बन सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। बट प्रोडक्ट की यूनिकनेस, अब देखो क्रिप्टो करेंसी जो है, बिटकॉइन जो है, वो भी एक प्रोडक्ट है ना, एक यूनिक डिजिटल करेंसी है, तब उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो बेसिकली इस ढंग से आपको समझना होता है, आसपास की चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, अंडरस्टैंड करो कि कहां ऐसी यूनिकनेस है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, शांत दिमाग से ट्राई करो, तो आपको हर जगह पे प्रोडक्ट दिखेंगे, हर जगह पे आपको यूनिकनेस दिखेगी, हर जगह पे आपको ऑब्जर्वेशन करनी आ जाएगी और आपको क्रिएटिविटी मिल जाएगी। और अगर आपको ये चीज मिल गई तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आने लग जाएगी। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है, ये वो एक्सेट्रा। इस तरह से स्ट्रेटजीज बनानी आप स्टार्ट करोगे मार्केट के लिए। जब आप रिसर्च करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे, देन होगा क्या, देन उसके बाद आप चाह के एक लॉन्च करने का डिसीजन ले सकते हो कि मेरे पास फंड्स हैं, यूनिक आइडिया है, बिजनेस स्ट्रेटजीज है, तो मुझे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद आप सर्वाइव कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि बेसिकली बिजनेस इज अ चेस की गेम। अब जैसे चेस जो खेलते हैं, चेस में चेकमेट कितना दे सकते हो या कितना सर्वाइव कर सकते हो उस मैच को, वो सारा खेल आपकी दिमाग की स्ट्रेटजीज के ऊपर है। एज सिंपल एज। ठीक है गाइस, सो आई होप सो गाइस, एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्रोडक्ट की यूनिकनेस को समझना है तो उसे अंडरस्टैंड करो, ऑब्जर्व करो, उसके फीचर्स को समझो कि आप उसके फीचर्स में अच्छा, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स में क्या चेंजेस ला सकते हो। अगर आप चेंजेस ला सकते हो तो यू शुड ट्राई, अदरवाइज यू शुड ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। टाइम लो ताकि धीरे धीरे चीजें समझ आए। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।